नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने ऑनलाइन स्टोर टारगेट विद मनीष मेहरा पर मैं मनीष आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अंदर एक 5 नंबर का यानी कि 5 अंक का एक टॉपिक डाल दिया है। टॉपिक का नाम है महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध एवं उनकी रोकथाम और उसकी जानकारी। तो इस टॉपिक को अपन आज इस क्लास में देखेंगे कि ये टॉपिक डाला है 5 अंक का, जिसमें से 10 क्वेश्चन बनेंगे और इसमें से किस प्रकार के जो क्वेश्चन बनेंगे वो चीज़ें आप अपन इस क्लास में देखने वाले हैं। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं इस क्लास की। जैसे दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, यानी कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। ये अधिनियम 1956 के अंदर आया था। ये अधिनियम कब आया भाई, नोट कर दीजिए इस चीज़ को। ये अधिनियम 1956 के अंदर आया था और किसी भी व्यक्ति का, यानी इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम में जो प्रावधान है वो प्रावधान ये है कि किसी भी व्यक्ति का आर्थिक लाभ के लिए लैंगिक शोषण करने को वेश्यावृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मतलब इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा अपने को और उसके सारा ऑप्शन दिया जाएगा, इसमें से सत्य क्या है असत्य क्या है, उस टाइप से भी क्वेश्चन बनेगा। और आप तमाम भर्तियों में देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कह देगा भाई इसमें से सत्य है, 3 चीज़ें दूसरी दे देगा और एक चीज़ ये भी दे सकता है कि किसी भी व्यक्ति का आर्थिक लाभ के लिए लैंगिक शोषण करने को वेश्यावृत्ति कहते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम कब आया भाई? 1956 को। फिर आगे हैं कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य अपराध कोई व्यक्ति जो वेश्यागृह को चलाता है, उसका प्रबंध करता है या उसके रखने में और प्रबंधन में मदद करता है तो उसको कम से कम व अधिक से अधिक 3 साल का कठोर कारावास होगा। कितने साल का होगा भाई? 3 साल का कठोर कारावास उसको हो सकता है। कितने साल का? 3 साल का उसको कठोर कारावास हो सकता है। ये लिखा देखो आपके सामने, यानी कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य अपराध कोई व्यक्ति जो वेश्यागृह को चलाता है, उसका प्रबंध करता है या उसके रखने में अर्थात प्रबंधन में मदद करता है तो उसको कम से कम 3 साल, कम से कम कितने साल भाई? कम से कम 3 साल, कम से कम 3 साल का कठोर कारावास और 2,000 रुपये उसको जुर्माना भी लगाएंगे उसके ऊपर। ठीक है ना? अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे या नाबालिग द्वारा की गई वेश्यावृत्ति की कमाई पर रहता है, कोई व्यक्ति, कोई बच्चा हो या कोई नाबालिग हो, उससे वेश्यावृत्ति करवाता है और उसकी जो इनकम होती है, यानी कि उससे प्राप्त जो रुपए होते हैं वो उसको अपने पास रखता है या उसकी कमाई पर वो निर्भर रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 7 साल की सज़ा या इससे भी अधिक की सज़ा उसको हो सकती है। यानी कि 7 साल, यानी कि 7 साल से लेकर 10 साल तक का उसको कठोर कारावास हो सकता है। किसको? जो व्यक्ति नाबालिग बच्चे या ऐसा बच्चा जो अपने जिसकी उम्र के अनुसार उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, यानी कि मंद बुद्धि भी आप उसको कह सकते हैं, ऐसे बच्चे का वो यौन शोषण करवाएगा किसी और से और उससे प्राप्त कमाई को अपने पास रखेगा या उस द्वारा कमाई को वो उपयोग में लेगा, तो ऐसे व्यक्ति को 7 साल या इससे अधिक यानी कि 10 साल तक की कठोर सजा हो सकती है। तो अगला क्वेश्चन है, अगर मजिस्ट्रेट को किसी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति से सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति कर रहा है, तो पुलिस अधिकारी जो इंस्पेक्टर लेवल का होना चाहिए वो वहाँ पर जाएगा और वहाँ पर तलाश करेगा और उस तलाशी लेगा और वहाँ मिलने वाले लोगों को उसके सामने पेश करने को कह सकता है। यानी कि वहाँ तलाशी लेगा कौन? पुलिस इंस्पेक्टर लेवल का कम नहीं होना चाहिए,
किसी मजिस्ट्रेट को, इसमें कहने का मतलब है किसी मजिस्ट्रेट को ये सूचना मिलती है कि कहीं भी वेश्यावृत्ति हो सकती है, तो वो मजिस्ट्रेट किसी पुलिस अधिकारी जो इंस्पेक्टर लेवल से कम का नहीं होना चाहिए उसको वो भेजेगा वहाँ पर, और वो वहाँ पर जाएगा और जहाँ पर उसको टारगेट किया गया स्थान को वहाँ पर वो तलाशी लेगा, और तलाशी वहाँ पर लेगा और वहाँ पर जो लोग मिलेंगे उसको वो गिरफ्तार करेगा और मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करेगा। ये चीज़ें जैन बनाम, यानी कि जैन बनाम भारत संघ में कहा है कि वेश्यावृत्ति उस न्यायालय ने कृष्णलाल बनाम केरल राज्य में यहाँ के राज्य के पास शक्ति है इस चीज़ों की। ठीक है, आगे लेते हैं अपन। जैसे आगे है, गैर कानूनी या समाज के लिए हानिकारक या उस पर रोक लगा सकता है, या पर उस पर रोक लगा सकता है। जैसे बच्चों के विरुद्ध अपराध से संबंधित विशेष विधियां, यानी कि बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध से संबंधित विशेष विधियां हैं वो इस प्रकार से। जैसे पहली विधि है आपके सामने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, ये जितने भी अधिनियम है अभी जो आपके सामने दिख रहे हैं आपको, ये जितने भी अधिनियम है ये हैं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध से संबंधित ये विधियां हैं, ये अधिनियम है। तो पहला अधिनियम है आपके सामने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। इस चीज़ को आप नोट भी कर सकते हैं। अनैतिक व्यापार अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में अस्तित्व में आया। फिर उसके बाद में गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, गर्भ यानी कि गर्भ से संबंधित जो अधिनियम है वो सन 1971 में अस्तित्व में आया। फिर है बंधुआ मजदूर प्रथा। बंधुआ मजदूर प्रथा आपने इतिहास के चैप्टर में भी पढ़ा है इस चीज़ों को कि ये बहुत ही पुरानी जो चलती आ रही हैं बंधुआ मजदूर की ये प्रथाएं, बहुत प्राचीन काल से भी ये चलती आ रही है। इसके निवारण यानी कि इसके निवारण हेतु भी एक अधिनियम आ चुका है और वो अधिनियम सन 1976 में आया था। इसके बाद में है बाल श्रम प्रतिषेध और विनिमन अधिनियम 1986। कब आया भाई? ये 1986 में। फिर इसके बाद में 5 नंबर का है मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, यानी कि मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम ये कब आया भाई? ये आया है आपके सन 1994 में। कब आया भाई? सन 1994 में। कौन सा अधिनियम आया? मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, यानी कि कोई व्यक्ति किसी मानव का जैसे शरीर का कोई पार्ट उसकी बगैर परमिशन से वो उसको सुरा के किसी और को नहीं लगा सकता। उसके लिए उसकी परमिशन होनी चाहिए और वो उसके लिए सहमत होना चाहिए और स्वस्थ भी होना चाहिए। ठीक है, अगर वो उसके खिलाफ कोई कार्य करता है तो वो मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के अंदर उसका अपराधी हो जाएगा। अगला है प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, यानी कि प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम ये है 1994, यानी कि ये भी 1994 में आया था। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम भी सन 2006 में आया है। कब आया भाई? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि इसमें से या फिर अपने को ये आ जाए कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? 2006 में, 2004 में, 2008 में या सन 2002 में। तो कौन सा राइट है? तो अपन इस चीज़ को अपन देखेंगे तो वहाँ पर अपन राइट आसानी से कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, यानी कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम ये कब अस्तित्व में आया भाई? सन 2012 में। अगला है किशोर न्याय। ये चीज़ें अपन एक बार इसको देख रहे हैं, इसकी मेन हेडिंग अधिनियम, इसको अपन समझ रहे हैं। अधिनियम को अपन एक बार इसके ऊपर अपन लाइन मार रहे हैं, देख रहे हैं इसको। उसके बाद में क्या करेंगे? अपन पूरा इस चीज़ को एक चीज़ को बारीकी से देखेंगे। जैसे लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2002, इसको पूरा देखेंगे अपन
इसको पूरा पूरा देखेंगे, और ये जो ये बाकी वाले थे ना, ये सब, इन सभी को पूरा पूरा देखेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर देख लिया तो बस बात खत्म है, नहीं, कभी नहीं, पूरा पूरा देखना पड़ेगा, एक एक चीज़ को देखना पड़ेगा। फिर है अगला क्वेश्चन है, अगला है किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम। ये अक्सर कई भर्तियों में पूछा जा चुका है भाई। हाँ, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 कब आया था? किशोर न्याय यानी कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम कब आया था भाई? 2015 में। कब आया था? सन 2015 में। फिर है बच्चा, बालक। अब होते हैं कुछ क्वेश्चन स्टार्ट। फिर वो जो पूर्व में थे उसको भी अपन बारी बारी की से उसको पूरा विस्तृत से उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे और उसको पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अब अगला है नेक्स्ट, यानी बालक बच्चा है। भाई बालक क्या है? बालक बच्चा है, लेकिन कब है, किस प्रकार से है, कैसे है, ये चीज़ें पूरी विधि से अपन इसको देखते हैं। आइए, बालक बच्चा है, बालक अधिकार अभी समय 1989 के अनुसार बालक से तात्पर्य 18 वर्ष से कम उम्र के मानव से हैं और या अर्थात तब तक वो बैठक नहीं हो जाता। बालक से तात्पर्य अधिकार और गरिमा के साथ मानव से जन्म और किशोर के बीच के मानव को बालक कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या है भाई? जन्म और किशोर के बीच को, यानी कि जन्म और किशोर के बीच को मानव को क्या कहते हैं? बालक कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? हाँ, किसको कहते हैं? जन्म और किशोर के बीच के मानव को बालक कहते हैं। फिर है नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य अतिथि से जैसा कि विधि बनाकर निर्धारित करे कि 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। कौन? राज्य 6 वर्ष से लगा करके 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू करेगा। कौन से अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद में भाई? तो अनुच्छेद 21। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में। क्या है अनुच्छेद 21 में? क्या है कि राज्य जिम्मेदार होगा कि बालकों की शिक्षा जो निःशुल्क होगी और अनिवार्य शिक्षा, यानी कि हर बालक को शिक्षा देना अनिवार्य होगा और ये राज्य का दायित्व होगा, राज्य का कर्तव्य होगा। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में। किस अनुच्छेद में है भाई? अनुच्छेद 21 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन लेते हैं भारतीय संविधान और बाल अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में कितने में? जैसे कि भारतीय संविधान भाई, भारतीय संविधान और बाल अधिकार, भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकार दिए गए हैं। किस में? नागरिकों के भाई मूल अधिकार। ये मूल अधिकार किस में दिए गए हैं? मूल अधिकार किस में दिए गए हैं? भाग 3 में। कितने में? भाग 3 में। किस में? भारतीय संविधान के भाग 3 में। किस में? भाग 3 में क्या दिए हुए हैं? मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार किसमें? भाग 3 में। भाग 3 में नागरिकों के लिए मूल अधिकार है। नागरिकों के मूल अधिकार जो भाग 3 में दिए गए हैं। और अनुच्छेद 15 क्लोज 15 भारतीय संविधान के महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 15 के अनुच्छेद 50 क्लोज 50 भारतीय संविधान में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए हुए हैं? तो अनुच्छेद
15 क्लोज 50। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 क्या है, ध्यान रखना। सबसे पहले वापस देखो इसको। अनुच्छेद 15 क्लोज 15 क्या है भाई? अनुच्छेद 15 क्लोज 15 क्या है? भारतीय संविधान महिला और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 15 क्लोज 15 के अंदर। फिर अगला है अनुच्छेद 21, यानी कि अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी कि चाहे केंद्र हो, चाहे राज्य हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो, चाहे प्राइवेट व्यक्ति हो, और चाहे लोक सेवक हो, कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में ये प्रावधान है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता, प्राण या ना उसको मार नहीं सकता, दैहिक स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रता है उसके मानव होने के नाते उसको स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उस स्वतंत्रता को स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित करेगा, नहीं तो नहीं। जैसे कोई व्यक्ति अपराध करता है, जैसे हाल ही में एक नया उदाहरण है, मैं आपको दे देता हूँ। जैसे निर्भया कांड सन 2012 में हुआ था, आपको पता है निर्भया कांड 2012 में हुआ था। उन्होंने अपराध किया था 2012 में। कब? 2012 में। तो फिर क्या हुआ? तो उसको फांसी की सजा हुई, यानी कि उसकी प्राण, ये लिखा है आपके सामने, प्राण, यानी कि उसके प्राण ले लिए थे। किसने? कानून ने। कानून के अनुसार उसके प्राणों को लिया गया, विधि के अनुसार, यानी कि उसको सिस्टम से उसको सजाएं मिली, और मौत की सज़ा मिली उसको, और फांसी की सज़ा उसको मिली। तो उसके अनुसार उसके प्राण छीन लिए गए। तो ये अनुच्छेद 21 कह रहा है कि विधि के अनुसार ही किसी व्यक्ति के प्राण लिए जा सकते हैं। किसी व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता को विधि के अनुसार ही उसको वंचित किया जा सकता है, उसकी दैहिक स्वतंत्रता से, उसके जीवन से। लेकिन कब? विधि के अनुसार ही, विधि के विपरीत कभी नहीं। ठीक है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। कौन देता है? अनुच्छेद 21 व्यक्ति के दैहिक स्वतंत्रता और प्राणों का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 21। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 23, यानी कि मानव का दुर्व्यवहार और व्यवहार, यानी कि अनुच्छेद 21 कह रहा है, अनुच्छेद 23 कह रहा है। अनुच्छेद 23 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को बगैर उसकी सहमति से यानी कि बल के द्वारा किसी व्यक्ति का दुर्व्यवहार, यानी कि उसको बेचेगा नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं बेचेगा अनुच्छेद 23 के अंदर, किसी व्यक्ति से बेगार नहीं करवाएगा अनुच्छेद 23 के अंदर, और किसी व्यक्ति से ऐसा नहीं, बल के द्वारा, यानी कि उसके साथ मारपीट करके उसको किसी कार्य को करने के लिए मजबूर नहीं करेगा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को। कितने में? अनुच्छेद 23 में। किस अनुच्छेद में भाई? अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 में क्या है? अनुच्छेद 23 में कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ, यानी कि उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता, उसको बेच नहीं सकता, उसको बेगार नहीं बुला सकता, उसको बल के द्वारा उससे कोई कार्य नहीं करवा सकता। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। फिर है नेक्स्ट अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाना या खान में काम करने के लिए नियोजित करने या किसी अन्य पर संकट में ये नियोजित में एक बच्चे के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। किसमें? कोई बालक, कोई बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम है, उसको किसी भी खान में, किसी फैक्ट्री में, किसी मिल में, किसी होटल में, किसी सहाय में, किसी
कहीं भी, किसी भी होटल पर, किसी फैक्ट्री में, किसी खान में, किसी शॉप पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वहाँ पर काम पर नहीं लगाया जा सकता। कोई भी मालिक, यानी कि उस वहाँ का मालिक हैं, वो उसको कार्य पर नहीं लगाएगा, उससे कोई भी कार्य नहीं करवाएगा। किस बच्चे को जिसकी उम्र 14 साल है, किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है? अनुच्छेद 24 के अंदर। अनुच्छेद 24 के अनुच्छेद 23 में क्या है भाई? अनुच्छेद 23 में क्या है? कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं करेगा, किसी व्यक्ति को बेगार नहीं करवाएगा, किसी व्यक्ति को मतलब बल के द्वारा कोई कार्य नहीं करवाएगा, अनुच्छेद 23 के अंदर। ठीक है। अनुच्छेद 24 के अंदर क्या है? 14 साल के कम बच्चे को कहीं भी फैक्ट्री, कारखाना, मॉल, दुकान, शॉप, कहीं भी कार्य नहीं करवा सकता कोई भी 14 साल से कम बच्चे को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 यानी कि राज्य पर सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय के माध्यम से लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का दायित्व है, और इसके अंतर्गत बाल कल्याण भी शामिल है। किसके अंदर? इसके अंदर। ठीक है। अनुच्छेद 38 के अंदर। अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 39 से यानी कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए, और बालकों एवं अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा अनैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। किसमें? अनुच्छेद 39 से कहता है कि भाई कोई भी बालक हो, उसको साफ सुथरा वातावरण, स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर उसको दिए जाएंगे। किसी बालक को सुविधाएं दी जाएगी, और बालकों एवं अल्पवयीय व्यक्तियों की शोषण और अनैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 39 सेकेंड। अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने और शिक्षा और बेरोजगारी की दशाओं में लोग सदस्यता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी प्रबंध करेगा। फिर है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत क्या है भाई? राज्य से 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के पूर्व बाल कल्याण की देखरेख और शिक्षा का प्रयास करेगा। कौन करेगा? ये जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य की। अनुच्छेद 45 के अनुसार, यानी कि अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य की जिम्मेदारी होगी। किसकी होगी भाई? राज्य की क्या होगी? जिम्मेदारी। राज्य की जिम्मेदारी होगी। ठीक है ना। अनुच्छेद 45 के अनुसार ये जिम्मेदारी राज्य की होगी। अनुच्छेद 51 का क्लोज ट। अनुच्छेद 51 का क्लोज ट राज्य 6 वर्ष की, यहाँ पर 6 वर्ष था, कहाँ पर? यहाँ राज्य 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करेगा। किसमें? अनुच्छेद 51 का क्लोज ट में। राज्य की जिम्मेदारी होगा। राज्य की जिम्मेदारी होगी भाई। हाँ, किसकी जिम्मेदारी होगी? ये राज्य की जिम्मेदारी होगी कि राज्य की जिम्मेदारी होगी कि राज्य 6 वर्ष से लगाकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करेगा। कौन करेगा भाई? राज्य करेगा। हाँ, किसमें? अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट है बाल दुरुपयोग सिल्ड अबाउस, यानी कि बाल यौन शोषण, बाल
दुरुपयोग का एक रूप है। क्या है भाई? बाल यौन शोषण बाल दुरुपयोग का एक रूप है जिसमें एक वेश्या किशोर उत्तेजना में बच्चे का उपयोग करती है। कौन? वेश्या किशोर, जिसमें एक वेश्या किशोर उत्तेजन में बच्चे का उपयोग करता है। किसमें? बाल दुरुपयोग के अंदर। फिर है बाल वेश्यावृत्ति। बाल वेश्यावृत्ति के अंतर्गत क्या आता है भाई? वेश्यावृत्ति का संबंध एक ऐसी महिला से है जो, ध्यान से समझना आप, वेश्यावृत्ति का संबंध एक ऐसी महिला से है जो भुगतान के लिए यौन गतिविधियों में संलग्न है, और कभी कभी वेश्यावृत्ति को वाणिज्य की यौन संबंध के रूप में वर्णित किया गया है कि एक महिला जो इस क्षेत्र में कार्य करती हैं वह बेशक उसे वेश्या कहा जाता है, और इसे सेक्स वर्कर भी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे पुराने पेशे में से एक है, यानी कि वेश्यावृत्ति का पेशा है वो दुनिया के सबसे पुराने पेशे में से एक है। फिर आगे हैं वेश्याओं के प्रकार। वेश्याओं के प्रकार हैं ये है ना, ये एक जो ये आपके सामने ये लिखा है, 1 मिनट, है ना, ये गरीबी नहीं है भाई, गरीबी वेश्याओं के प्रकार नहीं है, गरीबी वेश्यावृत्ति के कारण है। क्या है? गरीबी वेश्यावृत्ति के कारण है। वेश्याओं के प्रकार है स्ट्रीट वर्कर, बार लड़कियां, कॉल गर्ल, एस्कॉर्ट सेवाएं, मसाज पार्लर जैसे साइबर वेश्याएं। यानी कि वेश्याओं के प्रकार कैसे है भाई? स्ट्रीट वर्कर, बाल लड़कियां, बार होता है ना, बियर बार, ये जो शराब के अड्डे होते हैं, बार, है ना, बार लड़कियां, और कॉल गर्ल, एस्कॉर्ट सेवाएं, मसाज पार्लर जैसों में भी ये काम होते हैं। मसाज पार्लर वैसे साइबर वेश्याएं। ठीक है, ये हैं वेश्याओं के प्रकार। फिर आगे है कि वेश्यावृत्ति के कारण क्या है। वेश्यावृत्ति के कारण क्या है भाई? वेश्यावृत्ति के कारण सबसे बड़ा कारण है दोस्तों गरीबी। वेश्यावृत्ति का सबसे बड़ा कारण है गरीबी। बंगाल और बांग्लादेश से बहुत ही ज़्यादा लड़कियों को वहाँ से रोज़गार देने के लिए कहकर उसको वहाँ से लेकर आते हैं लोग, और अलग अलग देश के अलग अलग कोनों में उससे वेश्यावृत्ति करवाते हैं। ऐसा अपन अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं ये चीज़ें। बहुत दुख की बात है ये कि वेश्यावृत्ति के कारण है, एक तो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों गरीबी। क्या है भाई? गरीबी बहुत बड़ा कारण है, गरीबी। वेश्यावृत्ति का सबसे बड़ा जो कारण है वो है गरीबी। उसके बाद में है यौन शिक्षा का अभाव। यौन शिक्षा का ये है अभाव। क्या है भाई? अभाव। यौन शिक्षा का अभाव, माता पिता का दुर्व्यवहार। वेश्यावृत्ति का सबसे बड़ा कारण है माता पिता का दुर्व्यवहार। पहले अनाचार और बलात्कार, उसके बाद में मनोवैज्ञानिक कारण, विघटित परिवार और यौन शोषण और नशे का शिकार। उसके बाद में बाल अधिकारों पर अभी समय। बाल अधिकारों पर अभी समय एक्ट कब प्रस्ताव में आया भाई? कब प्रस्तावित किया गया है? कब अस्तित्व में आया? बाल अधिकारों पर अभी समय एक्ट 1989 में ये अस्तित्व में आया था। इसके अनुसार क्या है? इसके अनुसार अनुच्छेद 19 के अनुसार, और अनुच्छेद 19 एक और भी व्यक्ति की स्वतंत्रता है
कि आपको आपकी मर्जी के खिलाफ कोई भी कार्य नहीं करवाया जा सकता। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपको आपके मर्जी के खिलाफ कोई कार्य नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ये कार्य करना आपको तो करना ही है, नहीं, कभी नहीं। अनुच्छेद 19 आपके लिए बहुत ही सेफ्टी है। अनुच्छेद 19 के अनुसार राज्य को बच्चों के विरुद्ध मानसिक या शारीरिक शिक्षा, शारीरिक हिंसा, शारीरिक चोट या दुरुपयोग, उपेक्षा, दुराचार या यौन शोषण यौन शोषण से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। किसमें? अनुच्छेद 19 में। कौन उठाएगा? बच्चों के विरुद्ध होने वाले शोषण, यौन शोषण, हिंसा, शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना, इनके खिलाफ राज्य की जिम्मेदारी होगी अनुच्छेद 19 के अंदर कि राज्य इसके लिए आवश्यक कदम उठाएगा। यानी कि इसके खिलाफ, जो बच्चों के विरुद्ध हो रहे अपराधों के खिलाफ राज्य आवश्यक कदम उठाएगा। अनुच्छेद कितने में भाई? अनुच्छेद 19 के अंदर। फिर है निजता का अधिकार। भाई निजता का अधिकार, निजता का अधिकार यानी भारत में दो वयस्कों के बीच समलैंगिक संबंध बनाना अब अपराध नहीं है। भारत के अंदर समलैंगिकों के बीच में संबंध बनाना अब अपराध नहीं रहा है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में कब? सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में 6 दिसंबर 2018 को दो वयस्कों के बीच में ये सहमति इसकी मिल चुकी है। किसकी? भाई समलैंगिक अब भारत में कोई अपराध नहीं रहा है। पहला इसका मामला आया, पहला इसका जो केस सॉल्व हुआ है ये है। हालांकि मामले तो बहुत पहले से आ रहे हैं, लेकिन इसका जो पहला केस सॉल्व हुआ है दीपक मिश्रा की अगुवाई में, न्यायाधीश श्री दीपक मिश्रा की अगुवाई में, कि 6 दिसंबर 2018 को दो वयस्कों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाली धारा 377 से बाहर कर दिया। किसको? धारा 377 से इस अपराध को बाहर कर दिया। कि अपराध कब नहीं है? जब इन दोनों की सहमति, जब दो समलैंगिक ऐसे यौन शोषणों की जो भी हैं वो ऐसा कुछ होता है, तो धारा 377 से इसको बाहर कर दिया और समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाली धारा 377 से इसको बाहर कर दिया गया है। कब कर दिया गया? 6 सितंबर 2018 को, 6 सितंबर 2018 को। उल्लेखनीय है कि इंद्रधनुषी झंडा LGBT समुदाय का प्रतीक है। किसका भाई? LGBT। उल्लेखनीय है कि इंद्रधनुषी झंडा LGBT समुदाय का प्रतीक है। मौलिक अधिकार और जीवन जीने के अधिकार, निजता का अधिकार में यौन स्वतंत्रता भी शामिल है। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 की धारा, किसकी? भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16 की धारा 377 में अप्राकृतिक यौन संबंधों को लेकर अपराधों के तौर पर जिक्र किया है। समलैंगिक के मुद्दे को सबसे पहले 2001 में गैर कानूनी संस्था नाज फाउंडेशन, नोट कर देना भाई, गैर कानूनी संस्था नाज फाउंडेशन। कौन सी संस्था भाई? गैर कानूनी संस्था कौन सी है? नाज फाउंडेशन, जिसने 2001 में दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका PIL के तहत उठाया था। ये पहला मुद्दा कब उठाया था? 2001 में। समलैंगिक संबंधों के मुद्दे जो पहला मुद्दा है वो 2001 में दिल्ली हाईकोर्ट के जनहित याचिका PIL के तहत उठाया था। ये चीज़ें आप इसको ध्यान रखना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। और ये पूरी की पूरी PDF आपको मैं वीडियो के नीचे पिन करवा दूंगा और वहाँ से आप इस पूरी PDF को आप ले लेना और लोड करना और इसको आप आराम से पढ़ लेना वापस।
जहाँ चीज़ें समझ में नहीं आई है वहाँ पर वापस पढ़ देना। और जो अनुच्छेद अपन ने 5-7 अनुच्छेद इसमें अपन आज देखे हैं, उस अनुच्छेद को आप बारीक से देखना, क्योंकि इन अनुच्छेदों के अंदर से सवाल आपके बनेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। क्यों? क्योंकि इस पर आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का और पटवारी यानी कि पटवार राजस्थान का और एनटीपीसी रेलवे का पूरा मैथ और रीजनिंग का इस पर आपको टॉपिक वाइज यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरा कोर्स इस पर करवाया जाता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।